स्टूडेंट्स, अब एक टॉपिक करेंगे हम। क्या नाम है टॉपिक का? जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन किया, वैसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी होता है। तो वो किसने बताया? डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस नाम से टॉपिक है। ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। एक्चुअल में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। एक्चुअल में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, लुई डी ब्रोगली। फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच नेम है ये। तो डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस में क्या बताया उन्होंने कि जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, वैसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी होता है। इस यूनिवर्स में क्या है? यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दो ही चीज़ें हैं यूनिवर्स में, या तो वो मैटर है, पदार्थ है, या वो रेडिएशन है, एनर्जी है। तो क्या है? यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन। अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि नेचर्स लव्स सिमेट्री। तो डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट था, डी ब्रोगली ने उन्होंने कंक्लूडेड दैट मैटर आल्सो हैज़ ड्यूअल नेचर। जैसे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, सिंस नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव्स सिमेट्री। जैसे कि रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, वैसे ही मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। तो मैटर का ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर तो होता ही है। तो उसने क्या बताया कि उसका वेव नेचर भी होता है। क्या होता है? वेव नेचर भी होता है। तो उसने क्या बताया कि द मूविंग मैटर, वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग मैटर। क्या बताया? ए वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल या मूविंग मैटर, and it is called matter wave, and the wave is called matter wave कह सकते हैं, या फिर डी ब्रोगली वेव, और डी ब्रोगली वेव भी नाम दे सकते हैं मैटर वेव को, डी ब्रोगली वेव। तो ये है डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। तो उन्होंने क्या बताया कि मैटर आल्सो हैज़ ड्यूअल नेचर एज दैट ऑफ रेडिएशन। जैसे रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है, वैसे भी मैटर का भी ड्यूअल नेचर है, क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है। और जो मूविंग मैटर के साथ वेव एसोसिएट होगी, उस वेव को क्या बोलेंगे? मैटर वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। तो इस तरह से हम इसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे। अगर वो वेवलेंथ है, उसकी वेव है, तो उसकी कोई वेवलेंथ भी होगी, तो उसकी वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल। अब फोटोन की वेवलेंथ देखेंगे। इसी तरह से मूविंग मटेरियल की भी वेवलेंथ होगी, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। डेरिवेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। डेरिवेशन फॉर वेवलेंथ lambda of मूविंग पार्टिकल। सबसे पहले फोटोन का केस देखेंगे और फिर बाद में क्या देखेंगे? मूविंग पार्टिकल का। स्टूडेंट्स, हमको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे अगर कोई फोटोन है तो वो भी एक क्या है? मैटर है। वो भी एक क्या है? पार्टिकल है। तो क्या देखेंगे? उसका भी कुछ मास होता है। मास लेकिन कब होता है? जब वो मोशन में होता है। जब कब होता है? हम पढ़ चुके हैं, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, और जब वो मूव कर रहा होता है तो उसका कुछ मास होता है। तो फोटोन भी एक पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी एसोसिएट होगी पार्टिकल के साथ। एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल
क्या होगी, एच न्यू। लेकिन अब क्या है, फोटोन क्या है, फोटोन क्या है, किसका पार्टिकल है, लाइट का पार्टिकल है। फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट, एज फोटोन इज पार्टिकल ऑफ लाइट। सो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सो अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी, आइंस्टाइन ने बताया था कि इक्वेशन मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बड़ी फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कोई मास है अगर वो डिसअपीयर होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कितनी एनर्जी की वैल्यू थी उन्होंने बताई थी, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, एम सी स्क्वायर ले लेंगे, क्या होता है एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। दोनों क्या है, एनर्जी हैं, और दोनों क्या है, फोटोन की एनर्जी हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू। अगर यहाँ से मास निकालना चाहें, मास क्या आ जाएगा फोटोन का, एच न्यू बाय सी स्क्वायर, एच न्यू बाय सी स्क्वायर। और अगर यहाँ से मोमेंटम निकालना चाहें, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना चाहें, पी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना होता है फोटोन का, m मानेंगे, और वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी से चलती है, तो एम सी हो जाएगा। तो मोमेंटम p किसके बराबर हो जाएगा, m की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है m की वैल्यू, एच न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू में c, एक c से c कैंसिल हो जाएगा, तो एच न्यू बाई क्या आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, c की वैल्यू हमें पता है लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं वेव के केस में, क्या होती है c की वैल्यू, लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पुट कर देंगे लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी क्या हो गई कैंसिल, h बाय लेमडा आ जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, h बाय लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, h बाय पी, क्या आ जाएगी, h बाय पी। तो ये क्या है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद फोटोन। फोटोन क्या है, मूविंग पार्टिकल है, वो भी मूविंग पार्टिकल है, तो उसके केस में क्या हो जाएगी, लेमडा क्या है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग फोटोन, और या फिर पार्टिकल, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम क्या किसका, फोटोन का मोमेंटम mc, और अगर कोई दूसरा पार्टिकल हो जिसकी वेलोसिटी c ना होकर v वेलोसिटी हो, तो यहाँ पे उसका मोमेंटम आ जाएगा mv। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ये इतना समझ आ गया हमें, h न्यू एनर्जी होती है mc स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर देंगे, मास आ जाएगा, मास आने के बाद मोमेंटम आ जाएगा mc, c से c ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा, c की वैल्यू पुट करेंगे तो h बाई लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। आगे लिखेंगे इन केस ऑफ, याद रख सकते हैं हम, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी। इफ द पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ऐसा लिख सकते हैं, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m is moving with velocity v, is moving with velocity v, तो क्या आ जाएगा वेवलेंथ की वैल्यू, h बाई पी होता है, h बाई क्या होता है, p होता है, h बाई p मतलब मास इंटू वेलोसिटी, ये आ जाएगा हमारे पास। वेवलेंथ क्या आ जाएगी, h बाई एम वी, क्या आ जाएगी, h बाई एम वी। तो इन केस ऑफ फोटोन, फोटोन के केस में क्या आ जाता, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, वहाँ पे क्या हो जाता है, mc हो जाता, बस डिफरेंस तो इतना ही है, क्या हो जाता, mc हो जाता। फोटोन के केस में क्या हो जाता, mc हो जाता। देखते हैं एक स्पेशल केस, स्पेशल केस देखेंगे इसका, स्पेशल केस, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v, अगर वेलोसिटी v 0 है तो वेवलेंथ क्या है, किसी के बाय में 0 हम करते हैं तो क्या वेवलेंथ आ जाती है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब वेवलेंथ इन्फिनिटी, किसी वेव है, कोई वेव है, उसकी कोई वेवलेंथ है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं तो हमें वेव का पता लगता है। अगर इनफाइनाइट किसी की वेवलेंथ हो तो क्या उसको हम पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते, तो नॉट डिफाइंड है। तो वेलोसिटी जब 0 होगी तो क्या होगा,
मैटर के साथ वेव नहीं जुड़ी होगी। और अगर वेलोसिटी कुछ होगी, मान लेते हैं कि वेलोसिटी इनफाइनाइट है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, किसी के बारे में अगर इनफाइनाइट करेंगे हम, इन्फिनिटी करेंगे तो क्या हो जाती है, चाहे ऊपर एच ही क्यों ना हो, तो वो जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यानी कि जब वेलोसिटी कुछ होगी कुछ ना कुछ, तो ही उसकी वेव एसोसिएट होगी। तो सो वेव विल ओनली एसोसिएट with moving particle with some velocity, with some नॉन जीरो वेलोसिटी। यानी कि कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, तो ही वो वेव एसोसिएट होगी। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो वेवलेंथ को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, फर्स्ट केस है। अब उसमें क्या लिख सकते हैं, एक और बात लिख सकते हैं कि ये मूविंग पार्टिकल से पैदा होती है वेव। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो मोशन में होना जरूरी है पार्टिकल का। पार्टिकल पे कितना चार्ज है ये डिपेंड नहीं करता, चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चार्ज से लेना देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोड्यूस होती हैं, जब चार्ज मोशन में होता है। क्या होता है, जब चार्ज मोशन में होता है। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स होते हैं, उसमें मैग्नेटिक वेक्टर्स होते हैं, तो वेव एसोसिएट होती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लेकिन मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। In case of matter wave, it does not matter that the particle in motion is whether charged or अनचार्ज। ये इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा वो वेव, मैटर वेव, कि वो चार्ज है या अनचार्ज है। यानी कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। मैटर वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अलग होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होना चाहिए कि चार्ज का ऑसिलेशन होना चाहिए, चार्ज मोशन में होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, मैटर वेव इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वेदर इट इज़ चार्ज और अनचार्ज, बट वो मोशन में होना चाहिए। तो ये क्या होती है, मैटर वेव तब बनती हैं। तो ये हमने देखा स्पेशल केस नंबर 1। और अब इसकी लोकेशन की बात आती है कि पार्टिकल कहाँ पे लोकेट करता है। पार्टिकल के साथ जो एनवलप चलेगा वो वेव के रूप में चलेगा, बट उसमें पार्टिकल की लोकेशन के बारे में किसने बताया था, हमें केमिस्ट्री में याद हो तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बताया था। क्या बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन के बारे में बताएगा पार्टिकल की, क्योंकि पोजीशन क्या है, अनसर्टेन है। सिंस द पोजीशन ऑफ वेव कैन नॉट बी located exactly, so wave nature of मूविंग पार्टिकल, जो मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर है उसको मैटर वेव बोलते हैं। वो क्या है, इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम ऑफ पार्टिकल लोकेशन। कोई वेव है स्टूडेंट्स, ये कोई वेव है, इस तरह से कोई वेव है, ये कोई वेव है। तो ये जो वेवलेंथ होगी स्टूडेंट्स, वेवलेंथ क्या होती है, जो क्रेस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं उनके बीच की क्या होती है, दूरी होती है वेवलेंथ। यानी कि दो ट्रफ के बीच की हमने डिस्टेंस ली तो क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो पार्टिकल लोकेशन की प्रॉब्लम आती है इसमें कि पार्टिकल कहाँ पे है ये बताया नहीं जा सकता। सो ये वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ डिफाइंस ए रीजन ऑफ अनसर्टेनिटी। इट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या लिख सकते हैं,
बाय हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था स्टूडेंट्स? डेल्टा एक्स क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इनटू डेल्टा पी, ये क्या होती है? मोमेंटम में चेंज, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। h बाई 4 पाई। तो ये हेजनबर्ग ने बताया था ये इक्वेशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर कम होगी तो इनको h बाई 4 पाई, ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत स्मॉल नंबर है ये, क्योंकि h की वैल्यू बहुत स्मॉल है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ये रिलेशन को भी फुलफिल करना है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो मोमेंटम कम होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इनका प्रोडक्ट जो है वो h बाई 4 पाई से इक्वल टू और ग्रेटर देन होता है। तो ये किसने बताया था? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। उसने पार्टिकल लोकेशन के बारे में बताया था। ये जो एनवलप है ये क्या होता है? यही क्या होती है? मैटर वेव होती है। पार्टिकल यहीं पे इसी में लोकेटेड है, और वेयर अबाउट ऑफ पार्टिकल्स का पता नहीं होता है कि पार्टिकल्स कहाँ हैं, तो इन्हीं के बीच में होता है। तो ये जो वेव है ये मैटर वेव है, तो ये हम बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मटेरियल वेव भी नहीं है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स नेचर होता है उसका। तो यानी कि हम रस्सी को खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? पार्टिकल्स तो नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर रहे हैं, बट वो अपनी जगह पे ऑसिलेट हो रहे हैं। वो साथ वाले पार्टिकल को ऑसिलेट करता है, वो साथ वाले को करता है, नेबरिंग पार्टिकल को करता है। इस तरह से पार्टिकल खुद नहीं जा रहा है। इसमें क्या होता है? पार्टिकल खुद जाता है, खुद मोशन में होता है। तो ये वेव अलग है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं है और मटेरियल वेव भी नहीं है, जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। जैसे साउंड वेव होती है, जैसे जैसे पॉन्ड में हम पत्थर डालते हैं तो वो जो वेव बनती है, पार्टिकल्स नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो वो वेव नहीं है। ये है अलग वेव है, मैटर वेव, यानी कि मूविंग पार्टिकल के साथ। ये एनवलप के रूप में होती है, और पार्टिकल्स की लोकेशन का एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यही बताया है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो ये होता है स्टूडेंट्स।